हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने एनपीओ का इंट्रोडक्शन देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कई सारी चीज़ें आपने जानी कि किस तरह से एनपीओज का जो अकाउंट्स है वो मेंटेन किया जाता है और किस किस तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं और एनपीओज में क्या क्या आता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर अलग अलग बेसिस दे रखे हैं, तो उनको बेसिस पर देखते हैं हम डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है प्राइमरी मोटिव। वो आपको पता है भाई, जैसे नेम से इशू हो रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसका मतलब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग का क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ये इनका मेन मोटिव है। फिर एक कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। एनपीओ में कैपिटल फंड बनता है कैपिटल अकाउंट की जगह। अब इस कैपिटल फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है कि अलग जो सदस्य बनते हैं, जैसे मंदिर का हो, चाहे किसी ट्रस्ट का हो, चाहे सोसाइटी का हो, तो सदस्य बनने के लिए एक फ़ीस देनी पड़ी है। एक बार फीस दे दो, लाइफ टाइम आप मेंबर बन जाते हो। लीगेसीज। लीगेसीज क्या है? विरासत में जो हमें संपत्ति मिलती है, धरोहर जो हमें बड़े बुजुर्गों से मिलती है, या भाई जो भी हमसे पहले रहे हैं, हमारे पूर्वज, उनसे जो मिलती है उसको हम लीगेसीज बोलते हैं। सरप्लसेस, वो आपको पता है कि इनकम जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। इसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनती है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो होगा सरप्लस, और इसमें ऐड हो जाएगा। और कई सारी चीज़ें हो जाती है जो इसमें ऐड होती है। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि जो साल के लास्ट में जो स्टेटमेंट्स तैयार की जाती है। एनपीओ का है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आप थोड़ा देख के चौंक गए होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ से आ गया। होता है ये भी, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है और कहाँ बनाया जाता है? ये अकाउंट वहाँ पे बनाया जाता है जो बिजनेस प्रोडक्शन का काम भी कर रहा है और ट्रेडिंग का भी, ठीक है, मतलब अपना माल खुद का बनाता है फिर बेचता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है? ये इस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ताकि आप एग्जैक्टली ये जान सको कि आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने पर, या टोटल प्रोडक्ट्स को बनाने पर कितनी कॉस्ट है। उससे आप क्या निकाल सकते हो? पर यूनिट कॉस्ट। तो उसको पता लगाने से आपको पता चल जाएगा कॉस्ट कितनी आई है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? आगे की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो कि किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। फिर क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है इसका बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा? जो कॉस्ट है गुड्स की, भाई जो भी गुड्स बनाए गए हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। हालांकि आपके लेवल पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को मिक्स कर देते हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही शामिल कर लिया गया है। लेकिन बड़े लेवल पर क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, और फिर उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, और उसको आगे बैलेंस शीट में कैपिटल में या तो ऐड किया जाएगा या माइनस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड और लॉस है तो माइनस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बता देता हूँ आपको। इसमें बेसिकली क्या है, जो कैश बुक है उससे सारा अमाउंट उठा के यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं करना है। जो पैसा आया वो रिसीट साइड, और जो पैसा जा रहा है या पेमेंट कर रहे हो पेमेंट साइड, राइट। ये कोई एक अकाउंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई डेबिट या क्रेडिट साइड हो, नहीं, कोई डेबिट साइड नहीं होती ना कोई क्रेडिट साइड।
इसकी सिर्फ रिसीट साइड और पेमेंट साइड है, क्योंकि ये ऐसे डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। जैसे भाई कैश अकाउंट है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर तो हमने सिर्फ क्या करना है, कैश बुक से बैलेंस उठाकर इसमें रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये तो एक महज समरी है कैश बुक की। तो इसका ना तो डेबिट साइड होती है ना क्रेडिट साइड, ये सिर्फ इसकी एक रिसीट साइड होती है और पेमेंट साइड। कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको पता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट, या तो आधिक्य या घाटा, ठीक है। बैलेंस शीट वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है, वो देख लेंगे। आइटम जो अलग अलग आएंगे वो देखते हैं। फिर उसके बाद है सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। भाई जो एनपीओ में या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है ना लॉस होता है। लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, भाई जैसे अब इसमें सरप्लस या डेफिसिट आया, इसको मेंबर्स के बीच नहीं बांटा जाता है, ठीक है। इसको वही है जैसे कैपिटल फंड में एडजस्ट किया जाएगा, अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और डेफिसिट है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली जो ओनर्स है उनके बीच बांट दिया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। अब जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था वो बांट दिया जाता था, ठीक है, इस तरह से वो बांट दिया जाएगा। अब हम अलग अलग तरह के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो देख लेते हैं। ये तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है, वन बाय वन इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये वही है, महज कैश बुक की एक समरी है। कैश बुक से पैसा उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। भाई जो पैसा आ रहा है उसको रिसीट साइड पे और जो जा रहा है वो पेमेंट साइड पे। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये नेचर ऑफ अकाउंट है पहला इसका, तो क्योंकि कैश बुक से बनाया जा रहा है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट में आता है, तो ये भी इसका नेचर क्या होगा, रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, वो आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद है इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। जो शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस होता है वो इसके रिसीट साइड पर टू बैलेंस बीडी कैश बैंक इस तरह से लिख के हम कर देते हैं स्टार्ट। अब एक सबसे बड़ी बात है, कैश का तो हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। अगर अनफेवरेबल है तो उसको रिसीट साइड पर नहीं दिखाकर पेमेंट साइड पर दिखाएंगे, राइट। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब यहाँ पर है रिसीट साइड। रिसीट साइड पर आप क्या रिकॉर्ड करोगे बेटा, मेनली जो ये एनपीओज है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शंस, चंदा वगैरह, इस तरह के डोनेशन वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना भी हो, अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, दो नेचर के आइटम होते हैं, रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू नेचर के आइटम हर महीने या हर साल होते हैं रेगुलर बेसिस पर, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। लेकिन कैपिटल नेचर के आइटम हर साल हर महीने नहीं होते, यानी कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। तो यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है कि इसमें भाई जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, वो आपको रिसीट साइड पे लिखना है। मतलब दोनों नेचर के आइटम यहाँ पर आएंगे। दूसरी बात, आपको इस चीज़ से भी मतलब नहीं है, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो पिछले साल से रिलेटेड है या प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी कि करंट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, किसी भी साल से रिलेटेड हो, आपको पैसा मिल रहा है, रिसीट साइड दिखाइए, राइट। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड और रेवेन्यू नेचर के आइटम दिखाए जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों नेचर का आइटम है और किसी भी साल से रिलेटेड हो सकता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही दिखाए जाएंगे।
अब इसी तरह से क्रेडिट पर जो आइटम दिखाने हैं इनके पेमेंट साइड पर, वो ये रेवेन्यू नेचर के है, कैपिटल नेचर के, कोई मतलब नहीं है, पेमेंट कर रहे हो, करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। जैसे ओपनिंग बैलेंस शुरुआत दिखाई थी, इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पर दिखाना है, ठीक है। अब एक बड़ी बात हुई आ जाती है, कैश का तो फेवरेबल होगा, वो तो क्रेडिट साइड पर आप करके लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी जैसे भी है, लेकिन बैंक का अनफेवरेबल हो सकता है। अगर अनफेवरेबल है तो उसको डेबिट साइड पे यानी कि रिसीट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि अनफेवरेबल का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक से आपने पैसा ज़्यादा रिसीव कर ले, तो रिसीव हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास होगा, आपको रिसीव होगा। फिर उसके बाद है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। भाई जब कैश बुक से ही रिलेटेड है ये सारा सब कुछ है, तो नॉन कैश आइटम आने का कोई मतलब नहीं, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, या अक्रूड इनकम हो, क्योंकि ये कैश में है ही नहीं तो ये रिकॉर्ड नहीं होंगे यहाँ पर। पर्पज़, इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि कितना कैश और बैंक बैलेंस आपके पास बचा हुआ है और कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया था, कहाँ कितना खर्च किया गया है, यही है, और कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, तो वो तो आपको पता चलेगा सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से। और फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ से पता चलेगी, वो आपको पता चलेगी बैलेंस शीट से। अब एक बात और बता देता हूँ कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेस पर ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों नेचर का आइटम और करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट सारे सालों का अमाउंट इसमें इंक्लूड होता है, चाहे आप रिसीव कर रहे हो चाहे पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से जो करंट ईयर का आइटम है, पहली बात, दूसरी बात रेवेन्यू नेचर का आइटम है, वो आप ट्रांसफ़र करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब वो अलग बात है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो आप प्लेस कर दोगे कहाँ पर क्या करना है। उसके बाद जितने भी आइटम बच जाएंगे वो सारे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इसके फीचर्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड कैश बुक, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैश बुक के आधार पर ही बनाया जाता है, यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कोई अस्तित्व नहीं है एक्चुअल में अगर कैश बुक नहीं हो तो। सबसे बड़ी बात, अब पहला बेसिस है, बेसिस भाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक किस बेसिस पर बनाई जाती है, भाई कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट कर रहे हैं उसके आधार पर बनाया जाता है। पीरियड मतलब कब बनाया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के लास्ट में बनाई जाती है, ठीक है, तो ये साल के लास्ट में बनाई जाएगी। लेकिन कैश बुक क्या है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये डेली बेसिस पर बनाई जाती है। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये नहीं है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक है। यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्लियरली दे रखा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का रिसीट्स एंड पेमेंट साइड होता है इंस्टेड ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, रिसीट साइड और पेमेंट साइड। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। लेजर फोलियो कॉलम इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, यानी कि कैश बुक में होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं होता है। फिर इंस्टीट्यूशन कौन तैयार करता है, यहाँ पर एनपीओ तैयार करता है, यहाँ पर सभी तैयार करते हैं, चाहे वो एनपीओ हो चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी तैयार करते हैं कैश बुक को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा फंडा है बेटा, पैसा आ रहा है रिसीट साइड रख दो, पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट साइड रख दो, यानी कि पेमेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये ध्यान रखना, पैसा रिसीव हो रहा है रिसीट साइड, पेमेंट कर रहे हो पेमेंट साइड, और नॉन कैश आइटम को तो इंक्लूड करना ही नहीं है।
और यहाँ पर इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, सबको दिखाना है, राइट। यहाँ पर देखेंगे बेसिकली फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब। रोटरी क्लब है नई दिल्ली, प्रिपेयर अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019। तो इनका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है, साल का लास्ट हो रहा है 31 मार्च 2019, यानी कि स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से। ये बैलेंस दिए हुए बेटा, ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि 1 अप्रैल 2018 के, तो ये टू बैलेंस BD, ठीक है, 7500 और 48,000 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे बुक्स ऑफ रोटरी क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये रिसीट्स, अब देख लो यहाँ पर डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे डेबिट और क्रेडिट का ही काम करते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अभी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BD 1/4/2018, कैश का इतना, बैंक का इतना, इस तरह से लिख देंगे। जो पैसा रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड पर, जो पेमेंट कर रहे हो पेमेंट साइड पर। अब यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग, चंदा मिला है भाई, ये पिछले साल का, ये करंट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर का, इससे आपको कोई मतलब नहीं। पैसा कितना मिला है सबका टोटल करेंगे, 15 और 2 20, 2 35, 2 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नोट में यही है कि भाई आपको मतलब नहीं है, सबका टोटल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 20 6, 2 41 आ गया, राइट। इसके बाद देखिए आप डोनेशंस रिसीव्ड, पैसा आ रहा है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेवेलियन, ठीक है, ये भी पैसा आ रहा है, तो ये भी रिसीट साइड पे दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेशन रिसीव्ड 25,000, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेवेलियन 2 लाख, तो ये रिसीट साइड पे। अब इसके बाद है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018। बेटा खरीद रहे हो तो पैसे आपके पास से जाएंगे। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट क्या है, यही नाश्ते पानी का, ठीक है, नाश्ता पानी, ये भी खरीद रहे हो तो इससे आपका पैसा जाएगा। रेंट पेड, ये भी पैसा जाएगा। तो तीनों आइटम देख लेते हैं। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी तो 2 लाख रुपए गए, रिफ्रेशमेंट खरीदी तो ये 12,000 गए, रेंट तो ये 6,000 गए। फिर उसके बाद एंट्रेंस फी रिसीव्ड, बेटा रिसीव हुआ है तो रिसीट साइड। फिर ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000। अब सबसे बड़ी बात क्या, आपको ऑनोरेरियम का पता होना चाहिए। हिंदी में आपने पढ़ा होगा बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, अवैतनिक, ठीक है ना, वो अवैतनिक ही है, बिना वेतन के काम करने वाला, मतलब वैसे ही पैसे दिए जाते हैं, ये सैलरी नहीं है, ये महज एक कंपनसेशन है। भाई कोई वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है भाई तू काम कर रहा है हमारे साथ, ले भाई तू रख ले, ठीक है। तो ये ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000, तो पेमेंट की जा रही है, तो ये पेमेंट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट्स, पैसा आएगा, तो ये रिसीट साइड। तो ये आप देखेंगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा है तो बेटा खर्चा होगा, पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट ₹6,000, कितने में बेच दिया, 4,000 में। अब इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है कितने का था, आपका मतलब है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। 6,000 को भूल जाइए, ये देखिए कि फर्नीचर बेचा है तो पैसा आएगा, रिसीट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, परचेज कर रहे हो तो खर्चा। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, बच गए बेटा, अब ये सेल कर दिया तो ये पैसा आएगा, यानी कि रिसीट साइड। सैलरीज एंड वेजेस दे रहे हो तो बेटा पेमेंट साइड। फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस ₹5,000, टोटल हो गया कितना, 25,000। अब ये अनपेड एक्सपेंसेस बेटा कैश में नहीं गया है, अब इसमें 5,000 इंक्लूड है, तो एक्चुअल में कितना गया होगा, 20,000। 25,000 में से 5,000 घटाएंगे तो पेमेंट साइड आप कितना दिखाओगे, 25,000 में से 5,000 घटाकर, यानी कि 20,000।
फिर इसके बाद है कैश इन हैंड, ये दे रखा है, ये साल के लास्ट में बचा है बेटा। बाय बैलेंस CD जो भी है 6200। डेप्रिशिएट फर्नीचर, ये भी नॉन कैश आइटम है तो ये दिखाया नहीं जाएगा, इसको भूल जाइए। अब देख लेते हैं बेटा वन बाय वन। जो आपने फर्नीचर परचेज किया था, राइट, ये सारे आइटम आप देख सकते हो। डोनेशन रिसीव, एंट्रेंस फी रिसीव, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। सेल किया है, ये पैसे आए हैं। इधर ये परचेज किया, सैलरी वेजेस दिए, ये 5000 घटा दिया है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घटा दिया। अब यहाँ पर बाय बैलेंस CD 31/3/2019, कैश का 6200 दिया हुआ है। अब एक सबसे बड़ी बात है, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल किया तो 154,300 कम आया। वो किसका बैलेंस निकल के आएगा? बैंक का बैलेंसिंग फिगर, राइट। अगर मान लो क्वेश्चन में कैश का नहीं दिया होता, बैंक का दिया होता, तो बैलेंसिंग फिगर कैश का निकल के आता। तो इस तरह से आपको ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, राइट। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।